press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये तो 3 साल लगभग होने चले हैं। उसके बाद ये बमुश्किल चार्जशीट तैयार कर पाई और जेएनयू में जिन बातों के लिए सही मायने में खामोशी टूटनी चाहिए थी उस पर नहीं टूटी। 10% सवर्णों को आरक्षण मिल गया, इस पर पूरे देश में हंगामा हो जाना चाहिए था तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, वो नहीं हुई। और जहाँ हुई, जैसे एएमयू में जलाया गया उस अमेंडमेंट बिल को, इसकी रिपोर्टिंग कितने मेन स्ट्रीम चैनल्स पर हुई है, कितने अखबारात में नहीं हुई। और ये चार्जशीट जिसमें कहीं कोई दम नहीं है, ये 1200 पेज का, अब मैंने वो 1200 पेज तो पढ़ा नहीं है, ना उतना पेशेंस है, लेकिन हमें यह मालूम है कि एक फजुल्ला ये बखेरा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के बीच एक बहुत ही मजबूत सीमेंटेड अलायंस हो गया है। बिहार में हम लोग 40 सीट पर जीतने जा रहे हैं, 10-14 सीटें झारखंड में। तो ये जो आपको 80-14-40 है, ये सरदर्द बन गया है इस सरकार के लिए। और सरकार के इशारे पर तमाम जो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एजेंसीज़ हैं, जांच एजेंसीज, वो काम कर रही हैं। सीबीआई के डायरेक्टर ने ही जो कुछ कहा, आलोक वर्मा ने, वह खुद संदेह के दायरे में पूरी जांच प्रक्रिया को हिंदुस्तान की टॉप एजेंसी को लेके आ जा रहा है। तो जेएनयू में जो कुछ हुआ है, इसमें कहीं कोई दम ही नहीं है। और जो भी उसके गहराई में तहकीकात होनी चाहिए थी, उसमें पुलिस इतने दिनों तक विफल ही रही है। और सही मायने में जो लोग कुछ किए हैं उनको पकड़ने में नाकाम। लेकिन मैं आपको कहूं कि भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई गुनाहगार हो या किसी पर संगीन आरोप हो और उनको घर से खींच के ना पकड़ के लेके आ पाए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार भी ये चिंटू पिंटू टाइप का कोई गेम खेल रही है और जनता का ध्यान असल मामले से भटकाने के लिए राफेल है, ये 10% सवर्णों का असंवैधानिक संविधान संशोधन का मामला है। इसको 32 दांत पैदा होने के साथ हो गए। मंडल कमीशन जब उसके गठन की बात हुई 1979 में, 78-79 में, और फिर 80 में उसकी रिपोर्ट दे दी गई, तब भी 10 साल तक वह लागू नहीं हुआ। और जब लागू हुआ तो उसमें क्रीमी लेयर का बखेरा था, कोर्ट में गया। उसके बाद दूसरा रिकमेंडेशन उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन में, वो 2006 में आया, लागू 3 फेज़ में हुआ। लेकिन ये कैसा आरक्षण दिया है सवर्णों को कि इनको जन्म के साथ ही 32 दांत है। वो इस तरह से कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन है। आप देख लीजिए, इनकम का जो बार है वो 8 लाख दिया है, उसमें तो लगभग सारे लोग आ जाएंगे। हाँ, नौकरियों में गुजरात में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि उसको पहला राज्य वो बनने जा रहा है जो लागू कर रहा है। तो कहल है कि जो असल मुद्दे हैं ना, उससे भटकाने के लिए ये चार्जशीट और तमाम चीज़ें, और फिर से एक हीरो जो पोस्टर बॉय टाइप का मामला है, अब फिर ये नाच तमाशा शुरू होगा चैनल्स पर। माने राहुल गांधी को भी इतना एयर टाइम नहीं मिला बतौर नेता प्रतिपक्ष 3 साल में, जितना इन नमूनों को मिल गया है कुछ लोगों को। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सरकार किसी को कोट अनकोट हीरो बना रही है। ये हीरोगिरी, हीरोपंथी, ये तमाम चीज़ें, और सीट कट कर रही है। सीट कट पर आप लोग मतलब पूरा मीडिया हाउस खामोश रहता है 83% मैसिव सीट कट पर, लेकिन ये सेडिशन पर पूरा तमाशा आप दिखाएगा। ये कहीं कुछ नहीं है। 124A, इस पर गांधी जी भी सेडिशन में गए तो उन्होंने टिप्पणी की, दिस 124A इज द प्रिंस ऑफ ऑल कॉलोनियल लॉज। इसके चक्कर में तमाम चीज़ें होती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दम नहीं है और इस पर अनावश्यक हंगामा भी नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। सिर्फ यह जाहिर करता है कि सरकार की मंशा असल मुद्दे से ध्यान भटकाकर, जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियन हैं, जो सच में मुस्तकबिल तय करते हैं, तमाम चीज़ें बनाते बिगाड़ते हैं, प्रो पीपल पॉलिसीज़ नहीं है तो उसके खिलाफ में लोगों को मोबिलाइज करते हैं, उनको डेमोनाइज करो और इन नमूनों को दिखाओ कि सही मायने में यही लड़ रहे हैं, जबकि इसमें कहीं कुछ नहीं है। एक बात तो मैं कहूँ कि मीडिया बिकाऊ नहीं है। इसको चाह भी ले कोई आरजेडी तो नहीं खरीद सकता, इसको चाह भी ले समाजवादी पार्टी तो नहीं खरीद सकता। तमाम लोगों को ज़मीन तो दिए ही, आवाज़ तो दिए ही, अलॉट किए। वही लोग टोंटी चोर बोलने लगे अखिलेश जी को। मायावती जी का किस तरह से चित्रण होता है। 9 महीने लग गए, जो सरकार लेके भाग गए नीतीश जी भाजपा के साथ, 9 महीने लगे तेजस्वी जी पर चार्जशीट फाइल करने में। तो ये सब लोग गोल कपोल कल्पित किस्से गढ़ते हैं और तब लोगों को उसके दायरे में बांधते हैं। मीडिया में जो ये चल रहा है कि यादव के लड़के राहुल से अड़ के किसका खेल बिगाड़ेंगे, कभी इस मीडिया ने चलाया है कि गौर सारस्वत ब्राह्मण या दत्तात्रेय बाभन
24 कैरेटिया भूमिहार के साथ मिलके किसका खेल बिगाड़ेंगे? ये क्या भाषा है? किसने हक दे दिया इस तरह की जातिवादी टिप्पणी करने का? मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रभाष जोशी को यशस्वी पत्रकार और अभूतपूर्व संपादक की श्रेणी में लोग रखते, नहीं अघाते, नहीं चूकते, उस प्रभाष जोशी की टिप्पणी थी कि जिसके बाप दादा गाय भैंस चढ़ाया करते थे, उसकी यह पीढ़ी न्यूक्लियर डील पर बात कर रही है। यह सीधा सीधा मुलायम सिंह जी पर, शरद जी पर, लालू प्रसाद जी पर टिप्पणी थी और बड़ी ओछी और छिछली उथली टिप्पणी थी। और आज लोग प्रभाष जोशी को जिस रूप में भी देखें, लेकिन उनकी ही टिप्पणी थी कि ब्राह्मणों में नैसर्गिक प्रतिभा होती है। वे भाई कहाँ से लेके सब रिसर्च ला रहे हो आप?